गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अक्टूबर 27 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। पहला जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो करने वाले हैं एथिक्स कमेटी के बारे में, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं एक और उनके खिलाफ कुछ कंप्लेंट हुई है। तो एथिक्स कमेटी क्या होती है, क्या उसकी पावर होती है, किस तरह से फंक्शन करता है, आज हम लोग करेंगे उसको पॉलिटी वाले सेक्शन से। अभी तक हम लोगों ने एथिक्स कमेटी के बारे में प्रीवियसली कुछ भी नहीं किया है। तो मैं सोच सकता हूँ कि आपके पास शायद इसके नोट्स भी नहीं होंगे, तो आज अपने नोट्स को आप अपडेट कर सकते हो। जमरानी डैम के लिए परमिशन मिल चुकी है कैबिनेट कमेटी से। तो ये कहाँ बनने वाला है, किस रिवर पे बनेगा, क्या इसका बेनिफिट होगा, वो हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जान बनता है। उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। प्रीवियसली हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से बारे में बात करेंगे, क्योंकि ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर कुछ नई रिसर्च, कुछ ऑब्जर्वेशन आई है, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट है, इंडिया उसको शायद ही अचीव कर पाएगा। उसके बारे में बात करेंगे। ये वाला टॉपिक कल वाला है, तो आज मैंने इसको आपको सेल्फ स्टडी के लिए डाला है। जो इंडिया भूटान की बातचीत हुई है, तो टैक्स सेक्शन आया है, कल ये न्यूज के रूप में आया था, तो इसका आप थोड़ा सा ऐसे खुद पढ़ सकते हो। व्हाइट फॉस्फोरस का यूज अभी इसराइल ने गाजा के ऊपर किया है, तो डेफिनेटली इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक 2008 में भी न्यूज में आया था। उस समय जब यूक्रेन ने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था, सॉरी, रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था, तब भी न्यूज में था। और इस बार फिर से न्यूज में था जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। दोबारा से न्यूज में आया है गाजा के ऊपर जो इसराइल ने एक व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब का यूज किया है। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये भी आपका ज्यादातर प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आज के एडिटोरियल सेक्शन में आया है। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा पहला टॉपिक पे। और पहला टॉपिक देखिए यहाँ पे है एथिक्स कमेटी के बारे में। पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसीलिए है क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वेस्ट बंगाल से है, टीएमसी की हैं ये। और इनके खिलाफ एक कंप्लेंट की गई है कि इन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछने के लिए पैसे लिए थे किसी बिजनेसमैन से। और ये भी इनको अक्यूज किया गया है कि एक जो पार्लियामेंट की वेबसाइट होती है जिसकी एक्सेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होता है, इन मैडम ने उनको अपना आईडी और पासवर्ड भी दिया था। ये कंप्लेंट इनके खिलाफ की गई है। शायद इसके लिए कुछ प्रूफ भी दिए गए हैं, खैर एनीवेज। तो इनकी कंप्लेंट कहाँ की गई है? वो की गई है एथिक्स कमेटी के अंदर में। ठीक है। एथिक्स कमेटी क्या है, क्यों है, क्या इसका पर्पज है? टू ओवरसी द मोरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स। मतलब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप पार्लियामेंट के अंदर गए हुए हो, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको फॉलो करिए। वहाँ की जो मान मर्यादा है उसका पालन करिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मान मर्यादा है उसका पालन करिए, जो प्राइवेसी वाली चीजें हैं उसका प्राइवेट रखिए, पब्लिक में मत लेके जाइए। मतलब ये आप इस तरह से कह सकते हो। टू एग्जामिन द केसेस रेफर टू इट विद रेफरेंस टू द एथिकल एंड द अदर मिसकंडक्ट ऑफ द मेंबर्स। तो अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछने के लिए पैसे लिए हैं, तो ये मॉरली, एथिकली एक मिसकंडक्ट है और इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने तो एथिकल कमेटी हमारे पार्लियामेंट के अंदर शुरू से नहीं थी, अभी राज्यसभा लोकसभा दोनों के अंदर है। लेकिन इसकी शुरुआत एक्चुअली 1996 में हुई थी, जब एन एन वोहरा कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दिया था। लोकसभा में भी इसके बाद इसके बारे में बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन लोकसभा में थोड़ा सा बाद में इसको बनाया गया। पहली जो एथिक्स कमेटी बनी लोकसभा के अंदर, वो श्री GMC बाल योगी के द्वारा 2000 के अंदर उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो ये तो छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लेकिन प्रोसेस क्या है? एथिकल कमेटी के अंदर कोई आदमी कोई भी कंप्लेंट कर सकता है किसी दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। अगर किसी को लगता है कि भाई ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो गलत बिहेव कर रहे हैं, या जो अपनी उनकी ड्यूटी है उसको सही से नहीं निभा रहे हैं, और मोरल और एथिकल अगर उन्होंने कुछ कोड को वायलेशन किया है, तो कोई भी पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू वहां पे कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन ये कंप्लेंट किसी एविडेंस के बिना नहीं होनी चाहिए। एविडेंस तो जरूरी है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कंप्लेंट फॉल्स हो, इसलिए एविडेंस जरूरी है और एक एफिडेविट आपको देना पड़ता है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, देखो, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद अगर कंप्लेंट इशू कर रहे हैं, तो फिर एफिडेविट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्पीकर के पास जब ये केस पहुंचता है, तो उसे जो है वो एक कमेटी को रेफर करते हैं उस पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में। वो जो कमेटी होती है उस पर्टिकुलर पर्सन को बुला भी सकती है और उसको कह सकती है कि भैया आप एविडेंस दीजिए कि आपके खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई है, जो आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, वो गलत है।
उसको उसका एविडेंस उनको वहां पे देना पड़ेगा। तो ये जो कमेटी है वो सारी चीजें जो है वो देखती है, क्रॉस एग्जामिनेशन करती है उस मेंबर के साथ। वो जो मेंबर होते हैं उस कमेटी के सामने या तो पर्सनली आ सकते हैं अपनी सफाई देने के लिए, या फिर किसी एडवोकेट के थ्रू भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कमेटी बनाई जाती है ये पनिश नहीं कर सकती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, आपने एग्जाम में ऐसा पूछेगा। दिस कमिटी डज नॉट हैव एनी पावर टू पनिश, मतलब इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको रिकमेंडेशन कर सकते हैं। ठीक है, कमेटी रिपोर्ट किसको देती है, स्पीकर को देती है। हु आस्क द हाउस इफ रिपोर्ट शुड बी टेकन फॉर द फर्दर कंसिडरेशन। अगर ये रिपोर्ट स्पीकर के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है और हाउस को भेज दी जाती है, तो हाउस उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पनिश कर सकता है। कमेटी पनिश नहीं कर सकती, हाउस पनिश कर सकता है। हाउस के सामने वो जो मेंबर होता है पर्सनली भी आ सकते हैं, किसी एडवोकेट के थ्रू भी आ सकते हैं। There is also a provision for the half hour discussion on the report। कमेटी वो जो रिपोर्ट देती है उसके अंदर आधे घंटे की डिस्कशन भी पार्लियामेंट के अंदर हो सकती है। तो महुआ मित्रा जी के अगेंस्ट में ये हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो एथिक्स कमेटी राज्यसभा लोकसभा, जैसे हमने ऊपर बात किया, दोनों में अलग अलग होती है। जो राज्यसभा के अंदर एथिक्स कमेटी होती है उसके अंदर 10 मेंबर होते हैं, लोकसभा वाली के अंदर जो है वो 15 मेंबर होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो राज्यसभा के अंदर मेंटेन किया जाता है, और प्रॉपर एक रजिस्टर होता है जहाँ पे पूरा कोड ऑफ कंडक्ट लिखा होता है, जहाँ पे एथिकल कंडक्ट मोरल कंडक्ट के बारे में बात करता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा के अंदर ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट नहीं होता, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है लोकसभा के द्वारा जहां पे ये कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, आपसे पूछेगा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द एथिक्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ गया, तो उसमें आपको स्टेटमेंट देगा वो कि लोकसभा डज नॉट मेंटेन द कोड ऑफ कंडक्ट रिकॉर्ड, लेकिन राज्यसभा मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे 10 मेंबर हैं, यहाँ पे 15 मेंबर हैं, क्योंकि न्यूज में है तो इस बार मुझे लगता है काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए जी, कैबिनेट पैनल क्लियर्स फंड्स फॉर द डैम प्रोजेक्ट इन द उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर एक डैम को फाइनली अप्रूव कर दिया गया है, काफी समय से इसके बारे में बात हो रही थी। कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है एक रिवर के ऊपर जिसका नाम है रिवर गोला। और जो रिवर गोला है वो राम गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और राम गंगा जो है वो हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी राम गंगा की ट्रिब्यूटरी गोला। कहाँ पे है जी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये डैम बनाया जाएगा, और इसके तहत वहां पे जो एरियाज हैं उनको इरिगेशन के लिए पानी दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं मल्टीपर्पज होते हैं, किसी खास एक पर्पज के लिए नहीं होते हैं। उनको फ्लड भी कंट्रोल करना रहता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करना रहता है, राइट, इरिगेशन के लिए भी प्रोवाइड कराना रहता है, कुछ थोड़ा बहुत टूरिज्म एक्टिविटी भी वहां पे हो सकती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए होता है। कई सारे पर्पज के लिए इस तरह के डैम बनाए जाते हैं, इसलिए इनको मल्टीपर्पज भी कहते हैं। पहले से ही वहां पे गोला बराज बना हुआ है, लेकिन इसका साइज काफी छोटा है। तो ये जो नया डैम बनेगा इसको जो है एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई होगी। कब तक कंप्लीट किया जाएगा, 2028 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। हल्द्वानी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उत्तराखंड में, उसको पीने के पानी की सुविधा भी यहाँ पे मिलने वाली है। 14 मेगावाट जो का वो यहाँ पे बिजली भी हम लोग पैदा करने वाले हैं। 57,000 एकड़ में नैनीताल की लैंड में जो है इरिगेशन प्रोवाइड होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उधम सिंह नगर, बरेली और रामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो छोटी छोटी सी प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिस इंपॉर्टेंट है। गंगा की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे लिखा हुआ है। गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है जी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की यमुना, कर्मनासा, पुनपुन और सोन। सोन कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, और ये अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग एक रिवर है सोन। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जी रामगंगा, जिसकी एक ट्रिब्यूटरी जो अभी हम लोगों ने देखा उसका नाम है गोला। गोमती, घाघरा, कोसी, महानंदा और भी बहुत सारे रिवर्स हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। आपकी जो 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम के अंदर रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी। ठीक है जी, ये वाला टॉपिक जो है मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए डाला है, क्योंकि कल भी हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था, लेकिन कल ये नॉर्मल आर्टिकल था और आज जो है ये टेक्स्ट के रूप में आया है। तो थोड़ा सा एक दो एक्स्ट्रा डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, तो आप इसको खुद से पढ़ सकते हो। हालांकि कल वाला कंटेंट मैंने दोबारा से रिपीट किया है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया भूटान रिलेशन
इंडिया भूटान रिलेशन, चाइना वाला एंगल को हम लोगों ने डिस्कशन किया था, क्योंकि चाइना और भूटान के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। मतलब भूटान की एम्बेसी चाइना के अंदर नहीं है, चाइना की एम्बेसी भूटान के अंदर नहीं है, लेकिन अभी शायद हो सकती है। चलिए जी, इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन मूव में वर्सन पोल्यूशन इफ स्टेप्स आर नॉट इन द प्लेस। देखिए, बड़ी अजीब सी एक कॉन्ट्राडिक्टरी सी चीजें यहाँ पे आपको नजर आएंगी। और बात ऐसी है कि जो एक थिंक टैंक है जिसका नाम है क्लाइमेट रिस्क होराइजन, ठीक है, ये थिंक टैंक ने अभी एक स्टडी किया है और जिसमें इन्होंने ये कहा है कि भैया इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो ड्रीम है वो किस लिए बनाया गया है, ताकि पोल्यूशन कम हो सके। यही तो पर्पस है, ताकि क्लाइमेट चेंज को हम लोग एड्रेस कर सकें, ताकि पेरिस के अंदर इंडिया ने जो प्रॉमिस किया है, हमारा जो एनडीसी है, उसको फिलफिल कर सके। इसी के लिए तो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चला रहे हैं। लेकिन इनका यह कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट सही से इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो ये पोल्यूशन कम करने के बजाय पोल्यूशन को बढ़ा भी सकता है। ये जो क्लाइमेट रिस्क होराइजन जो एनजीओ है, एक थिंक टैंक है बेसिकली। इंडिया का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि 2030 तक हम लोगों को 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। लेकिन क्या ये हम लोग कर पाएंगे? अब सोचने की बात है भैया, ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? हाइड्रोजन तो आप समझ ही गए होंगे, हमारे पानी के अंदर होता है H2O। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर्स का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ से H2 अलग हो जाता है और O अलग हो जाता है। O का हमें कोई काम नहीं है, इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइजर को देने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो कहाँ से आएगी? अब सवाल ये खड़ा होता है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कोल से आती है तो दिस इज नॉट अ ग्रीन हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रिसिटी अगर ये सोलर से आती है या विंड से आती है देन दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। सारा खेल इसका है, जो इलेक्ट्रोलाइजर को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। अब ये सोलर से आएगी या विंड से आएगी, तो इसका मतलब ये हुआ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया को बहुत सारे सोलर प्लांट और विंड प्लांट भी लगाने पड़ेंगे, तभी हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर आप ये कोल से करोगे तो इट इज नॉट अ ग्रीन हाइड्रोजन। अब या फिर तो यहाँ पे दोनों चीजें हो जाएंगी। अगर आप कोल प्लांट लगा के हाइड्रोजन प्रोड्यूस करोगे तो इससे डबल डबल नुकसान है। पहली बात तो दिस इज नॉट अ ग्रीन हाइड्रोजन, दूसरी बात यहाँ से पोल्यूशन क्रिएट होगा। तो ये जो सिनेरियो है, अगर आप इसको समझ गए होंगे फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो 5 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट है, इंडिया इसको तब अचीव कर सकता है जब हम लोग 125 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें सोलर से, जो हमारे टोटल कंट्री का 13% होता है। 2023 तक इंडिया में टोटल जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की वो 131 गीगावाट है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कितना चाहिए? 125। सोच के देखिए, पिछले 10 15 20 सालों में अभी तक इंडिया ने कितना ऐड किया है? ओनली 131। 2030 के टारगेट को अचीव करने के लिए कितना चाहिए? 125। तो क्या अगले 7 साल में हम लोग 125 कर पाएंगे? पिछले 20 सालों में आपने सिर्फ 131 किया और इस टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 7 सालों में 125 चाहिए। तो क्या इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं? ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आता है। उसके अलावा इंडिया ने पेरिस अग्रीमेंट के दौरान जो टारगेट सेट किया था वो था 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब से 20 सालों में हम लोगों ने किया 131। अगले 7 सालों में टोटल कैपेसिटी होनी चाहिए 500 गीगावाट। तो जो बचा हुआ 350 गीगावाट है, क्या हम लोग सिर्फ 7 सालों में कर पाएंगे? 20 सालों में आपने किया 131, 7 सालों में करना है कम से कम 350 गीगावाट। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आता है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को कम से कम हर साल 45 गीगावाट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी हम लोग कितना कर रहे हैं? ओनली 51 गीगावाट।
पिछले साल इंडिया ने सिर्फ 15 गीगावाट ऐड किया, जबकि हर साल हमें कम से कम 45 गीगावाट चाहिए अगर हमें ये टारगेट अचीव करना है पेरिस कन्वेंशन वाला। तो अगर इस पिक्चर को हम लोग देखें तो ये साफ साफ नजर आता है कि हम लोग पेरिस अग्रीमेंट के आधे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये बड़ा मुश्किल यहाँ पे नजर आता है 2030 में टारगेट अचीव करना। लेकिन गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं, हर देश में ऐसा गवर्नमेंट करती हैं, बड़े बड़े टारगेट के जो सपने दिखाती हैं, दुनिया के सामने वादे करके आती हैं, लेकिन फिर बाद में सरकारें चेंज हो जाती हैं, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इनका सवाल यही है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए आपको ग्रीन ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको सोलर लगाना पड़ेगा, विंड लगाना पड़ेगा। भाई अभी तक आपने सिर्फ 125 गीगावाट लगाया, 131 गीगावाट लगाया है। 125 आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा अगर आपको टारगेट अचीव करना है तो ग्रीन हाइड्रोजन का। क्या आप कर पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये देखने बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा फ्यूचर में गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज यहाँ पे लेके आती है। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो 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 ग्रीन ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो मिनिस्ट्री है, वो कैसे डिफाइन करती है ग्रीन हाइड्रोजन को? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन 100% ग्रीन नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती तो गलत बात है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाते समय में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कितनी प्रोड्यूस होती है, अब सवाल उसके ऊपर है। अभी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अगर हम लोग, 1 kg ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए 9 kg कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है प्रेजेंट। लेकिन ये क्या हम इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का ये कहना है कि अगर 1 kg हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए 2 kg CO2 प्रोड्यूस करना पड़े तो इट वुड बी अ ग्रीन हाइड्रोजन। अभी कितना कर रहे हैं? 9 kg। कितना करना है? 1 kg। मतलब 1 kg करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इट वुड स्टिल बी ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है। तो इसके लिए हमारे जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं, जो बिजली देते हैं, उनको जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो भी ग्रीन सोर्स से आनी चाहिए, कोल से तो नहीं आनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो हम लोगों ने अभी बात किया। तो बस यही है इसके बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन के बेनिफिट क्या है? बहुत सारे बेनिफिट है ग्रीन हाइड्रोजन के। अगर ये सही जगह से आती है, सही समय पे आती है, सही क्वांटिटी में आती है, तो बड़े बेनिफिट ही बेनिफिट है। सबसे बड़ी बात तो यह कि भाई इंडिया की जो डिपेंडेंसी है एनर्जी के लिए, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर, वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। अभी 85% जो हमारी पेट्रोलियम नीड्स हैं, 53% जो हमारी गैस की नीड है, वो हम लोग इंपोर्ट से पूरा कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली सही हो जाएगा हमारा। उसके अलावा हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, खासकर जो लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डीजल वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हमारा पूरी तरह से एकदम रिवैम्प हो सकता है। इसकी वजह से पूरा डीकार्बनाइज हो जाएगा। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज फिलहाल जो हम लोग यूज करते हैं, खासकर सीमेंट इंडस्ट्री, खासकर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री को हम लोग डीकार्बनाइज कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से और सीमेंट इंडस्ट्री से काफी CO2 रिलीज होता है। तो डेफिनेटली हमारा जो पेरिस के अंदर टारगेट है वो हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो बेनिफिट तो बहुत है ग्रीन हाइड्रोजन के, और हो सकता है फ्यूचर में इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन वर्ल्ड लीडर अगर बन जाता है तो बहुत सारा हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का काम भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, डिमांड और सप्लाई दोनों जगह पे आपको काम करना पड़ेगा। फिलहाल चैलेंज तो वही है जो भी अब हम लोगों ने बताया। हमारे पास प्रॉपर सोलर विंड पावर प्लांट्स नहीं है, हाई कॉस्ट होती है उसको प्रोड्यूस करने में, तो ये कुछ दिक्कतें हैं। इवन जो हाइड्रोजन है वो काफ़ी इनफ्लेमेबल भी होती है, तो उतनी सेफ नहीं है। ठीक है, आग वाग लग जाती है भैया, ब्लास्ट वगैरह हो जाते हैं। खैर, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, सेफ्टी तो हम लोग, मुझे लगता है कि फ्यूचर में हम लोग इस कंसर्न को सोल्व कर सकते हैं। तो डिमांड सप्लाई का काम करना पड़ेगा। तो फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, रिफाइनिंग जो इंडस्ट्री है, उसको कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे सरकार को कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करें। तो जब वो यूज़ करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। उसके अलावा कार्बन टैरिफ हम लोग लगा सकते हैं, जैसे जैसे यूरोपियन कंट्री ने लगाया है। तो जो ऐसी इंडस्ट्री जो कोल का यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उनके ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह लगा सकते हैं, ताकि वो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ अपने आप शिफ्ट हो जाए। उसके अलावा जो बायोगैस, जो सतत प्रोग्राम के अंदर हम लोग बायोगैस का यूज करते हैं, उसे भी हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं, नेचुरल गैस के साथ साथ हम हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग पेट्रोल के साथ आजकल इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। जो हमारी जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स,
वो हम लोग यहाँ पे कंपनीज वगैरह को दे सकते हैं ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करें, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोड्यूस करें। प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के अंदर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को डाल सकते हैं ताकि जो बैंक वगैरह होते हैं वो सस्ते मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड कराएं कंपनीज को। तो ये कुछ बेनिफिट हैं और कुछ स्ट्रेटेजी हैं जो हम लोग कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन अपने आप में एक बहुत जो है वास्ट टॉपिक जो बनता है। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस with respect to green hydrogen policy of India। ये आराम से आप 10 मार्क्स में 150 वर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन लिख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है। चलिए जी, एडिटोरियल क्या कहता है? एडिटोरियल कहता है कि लीगैलिटी ऑफ द यूजिंग व्हाइट फॉस्फोरस। तो वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा पुराना ही है। व्हाइट फॉस्फोरस का यूज क्रीमिया के अंदर भी किया गया था रशिया के द्वारा। बाद में अभी भी यूज किया जा रहा है रशिया और यूक्रेन के द्वारा। और गाजा में भी यूज किया गया है इजरायली फोर्सेस के द्वारा ये व्हाइट फॉस्फोरस। क्या होता है व्हाइट फॉस्फोरस? कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, जब कोई वो छोटे छोटे ग्रेनेड से होते हैं इस तरह के, राइट? और इन ग्रेनेड को जब फेंका जाता है तो इनमें से एक व्हाइट स्मोक निकलता है, राइट? वो धुआं धुआं हो जाता है सारे कमरे के अंदर और आप देख नहीं सकते, बेसिकली आप ब्लाइंड हो जाते हो। तो ये धुआं जो है वो एक ग्रीन स्क्रीन व्हाइट जो है ये स्मोक स्क्रीन की तरह काम करता है। मतलब आप देख नहीं सकते, तो ये हाइड करने के लिए यूज होता है। बैंक वगैरह लोग लूटते हैं तो कहीं तब भी इस तरह की चीजों का यूज करते हैं। वो व्हाइट फोस्फोरस ही होता है बेसिकली। आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, शायद रियल लाइफ में तो नहीं देखा होगा। तो ये व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया गया है गाजा के अंदर। लेकिन यही सिर्फ है, इसका एक यूज नहीं है। तो इसे कुछ लोग व्हाइट फॉस्फोरस भी कहते हैं, कुछ लोग इसको येलो वैक्स सॉलिड या गार्लिक लाइक ओडोर होता है इसका, या कुछ लोग इसको येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। इट प्रोड्यूस डेंस व्हाइट इरिटेटिंग स्मोक। ठीक है, इसकी वजह से टेम्परेचर भी काफी हाई डिग्री तक जा सकता है। इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं पायरोफोरिक। व्हाइट फॉस्फोरस इज अ पायरोफोरिक, मतलब इट अगर ये जब एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तब ये बर्न होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्मोक क्रिएट होता है, राइट? और उसके अलावा ये फ्यूल एम्यूनिशन वगैरह वहां पे भी आग लगा सकता है। हमारे पास एक कन्वेंशन है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन द सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स CCW, जो कि व्हाइट फॉस्फोरस के यूज को इलीगल डिक्लेयर करती है, CCW। इसके अलावा हमारे पास एक और कन्वेंशन है, केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये व्हाइट फॉस्फोरस के यूज को पूरी तरह से बैन नहीं करती है। हालांकि ये कहती है कि ये टॉक्सिक है, लेकिन इसको पूरी तरह से बैन नहीं करती है। तो व्हाइट फॉस्फोरस की लीगैलिटी को लेके कोई क्लियर कट कन्वेंशन इंटरनेशनल हमारे पास नहीं है। बहुत सारी दुनिया भर में फोर्सेस के द्वारा व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। इसराइल का यह कहना है कि भैया मैंने व्हाइट फॉस्फोरस का यूज इसलिए किया है अपनी ट्रूप्स को हाइड करने के लिए, कवर देने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि भाई जब ये व्हाइट स्मोक वहां पे होता है तो कुछ नजर नहीं आता है। तो जो मिलिट्री पर्सनल होते हैं वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि उनके पास तो मास्क होता है, वो तो मास्क लगा के आराम से आगे जा सकते हैं। उनके पास तो बड़े बड़े जो है गोगल्स होते हैं, क्योंकि ये धुआं फिर आंखों के अंदर भी नहीं जाता है। लेकिन दूसरे लोगों को नजर नहीं आता है हाइड करने के लिए। तो ये इसका जो है एक एप्लीकेशन जो है मिलिट्री के अंदर यूज किया जाता है। इसे यूज किया जाता है लाइक अ स्मोक स्क्रीन, ठीक है, ट्रुप मूवमेंट को हाइड करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। उसके अलावा जो जो गाइडेड मिसाइल्स वगैरह होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब सीधी सी बात है भाई, अगर आप ब्लाइंड हो गए, आप नहीं देख पाओगे, तो ना तो आप गाइडेड मिसाइल को देख पाओगे ना ही आप ट्रुप्स को देख पाओगे। इसलिए जो है इसका यूज किया जाता है। इसका इंडस्ट्रियल पर्पज यूज क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट्स एंड अदर कंपोनेंट्स। इसे फायर वर्क्स के अंदर यूज किया जाता है, दिवाली वगैरह पे, न्यू ईयर, क्रिसमस वगैरह पे इसका यूज किया जाता है। हालांकि इसका यूज जो है कुछ फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है और डिटर्जेंट्स वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। इस तरह की चीजें आपसे प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चंस में वो पूछ लेता है, तो थोड़ा ध्यान देना अपने इस चीज का। ठीक है, हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है? अगर आप इससे एक्सपोज होते हो काफी लंबे समय तक, ठीक है, आपको डीप बर्न्स हो सकते हैं, आपकी स्किन जल सकती है। ठीक है, इवन ये इतना ज्यादा जल जाता है कि आपकी बोन्स तक भी वो पहुंच सकता है। आंखों में इरिटेशन होती है, आपका गला खराब हो जाता है,
ठीक है। और अगर आप थोड़े एस्थमेटिक पेशेंट हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज अगर आपको हैं, तो फिर तो काफ़ी हालत यहाँ पे खराब हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो जो स्मोक है उसके अंदर फास्फोरस का कंटेंट कितना है। कई बार कंटेंट काफ़ी इंटेंस होता है, कई बार उतना ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे नहीं होता। तो डिपेंड करता है कौन सी यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हो। अगर आप इसे एज अ वेपन की तरह यूज़ कर रहे हो, तो फिर तो वो डैमेज करेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप इसको स्मोक स्क्रीन की तरह यूज़ कर रहे हो, फिर उतना डैमेज ये नहीं करता है। हालाँकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी जो किडनी है, लीवर है, उसको ये डेफ़िनेटली इम्पैक्ट करता है। हार्ट मसल्स को इम्पैक्ट करता है अगर लंबे समय तक इससे एक्सपोज़र रहता है तो। तो ये थोड़ा-सा आपने यहाँ पे देखना है। तो एथिकल कंसर्न्स तो ऑफ़ कोर्स हैं, ठीक है? उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आम आदमी को भी ये नुकसान पहुँचाता है। ये सिर्फ़ डिफेंस फ़ोर्सेस के लिए ही यूज़ नहीं होता। आम आदमी जो इसके संपर्क में आता है, डेफ़िनेटली उनको भी इसका नुकसान होता है। लीगल स्टेटस जैसे मैंने आपको बता ही दिया, जो इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं है, इसलिए बहुत सारी दुनिया की फोर्सेस इसको यूज़ करती हैं, अपने पर्पज़ के लिए। जो सीसीडब्ल्यू है ये इसको बैन नहीं करता है, कई जगह पे बैन किया जाता है, कहीं जगह पे बैन नहीं किया जाता। तो इज़राइल इसका यूज़ कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, ये तो मैंने सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट आपको डाला है, ठीक है। केमिकल वेपन्स जो दुनिया भर में यूज़ होते हैं, उनके यूज़ को कम करने के लिए एक ट्रीटी हमारे पास है, इसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बोलते हैं। तो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। 1985 में सबसे पहले इसको बनाया गया था, क्योंकि उस समय इराक और ईरान वॉर चल रहा था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन यूज़ हुए थे, तब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बनाया गया था। अभी इसके अंदर जो है 43 मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन भी इसका एक मेंबर है। पहली मीटिंग एनुअल मीटिंग कहाँ पे है? वो पेरिस और फ्रांस के अंदर उसको हेल्ड किया जाता है। इंडिया भी इसका पार्ट है। खासकर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन इंडिया जिसका पार्ट होता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थोड़ा आपने ध्यान देना है। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के अंदर जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं, वो डेमोक्रेसी के बेसिस पे, मतलब वो मेजॉरिटी के बेसिस पे नहीं होते हैं, बल्कि कंसेंसस के थ्रू लिए जाते हैं। सभी लोगों को एग्री करना पड़ता है, तभी डिसीज़न लिया जाता है। तो ये थोड़ा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो वैसे तो सेल्फ स्टडी के लिए डाला था मैंने, खैर हल्का-सा बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही है। आई थिंक काफ़ी आर्टिकल हम लोगों ने कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।